तुम्हारी हो नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। आज हमन एक ऐसे शख्स करा बैठे हैं जेकर नाम लेके बिगर छत्तीसगढ़ के राजनीतिक अधूरा है। जो एक राजनीतिक सफर है वो बहुत संघर्ष से रही है। माननीय पी आर खुटे जी हा विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। अभी वर्तमान समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है और राजनांदगांव लोकसभा के प्रभारी है। तो आओ जानथन कि पी आर खुटे जी के का जिम्मेदारी में वो मन निभावत है और का आगे उकर मन के रणनीति रही। और अभी जो वर्तमान विधानसभा चुनाव खत्म हुई से ओकर बारे में भी जानकारी लेबो। तो पी आर खुटे जी आप मन के मोर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो खुटे जी पहली अपन बात करथन आप मन के जो राजनांदगांव लोकसभा प्रभारी हो वहां के जो चुनावी स्थिति का है। राजनांदगांव लोकसभा प्रभारी होने के नाते अभी जो 2023 में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, 7 तारीख की यानी प्रथम चरण के चुनाव में मेरे प्रभार लोकसभा क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें राजनांदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, खुज्जी विधानसभा ये प्रथम चरण में संपन्न हुआ है। और प्रथम चरण के चुनाव में जो वातावरण वहां जनता के बीच जो निर्मित हुआ और जिस प्रकार से जो मतदाता में कांग्रेस के प्रति जो आकर्षण था और जिस ढंग से मतदाताओं का जो वोट में जो रुझान रहा है, उसको देखते हुए मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि चारों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का जीत सुनिश्चित दिखाई दे रहा है। रहा छत्तीसगढ़ प्रदेश के 70 विधानसभा चुनाव में जो दूसरे चरण में संपन्न हुआ, उसमें भी कांग्रेस के घोषणा पत्र के आधार पे मैं स्पष्ट तौर से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है एक तरफा आने वाला है। इसमें कोई शंका दिखाई नहीं दे रहा है और स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रहा है। तो राजनांदगांव में गिर तो आंगन जीत रहे। राजनांदगांव विधानसभा में भी डॉक्टर रमन सिंह का हार सुनिश्चित दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां के भी मतदाता ने एक प्रकार से परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया है। आपने भी विधानसभा चुनाव लड़ा था तो उसका कैसा रहा आपका अनुभव। देखिए, हमारे समय विधानसभा चुनाव जब हम लड़े थे, उस समय तो मेरे पक्ष में एक तरफा जीत हासिल हुआ था। यहाँ तक कि सभी राजनीतिक पार्टियों का जमानत जब्त हुआ था आप विधानसभा चुनाव और सर्वाधिक वोटों से मैं पलारी विधानसभा क्षेत्र से सभी विरोधियों का जमानत जब्त करते हुए चुनाव जीता था। कौन से सन में लड़े थे पहला विधानसभा चुनाव। ये है मेरा जो विधानसभा चुनाव 90-91 में मैं लड़ा था और उस समय छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था। तो उस समय छत्तीसगढ़ में जो मतदान प्रतिशत था, राजिम विधानसभा क्षेत्र से स्वर्गीय श्यामाचरण जी शुक्ल जो कि मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका स्थान छत्तीसगढ़ में दूसरा था और प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ में मतदान प्रतिशत के हिसाब से मेरा था। इस तरह से पलारी विधानसभा के क्षेत्र की जनता ने रिकॉर्ड वोटों से मुझे विधानसभा में चुनकर भेजा था, तो उसके लिए मैं पलारी क्षेत्र की उस जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। तो आप सीधा विधानसभा चुनाव लड़े कि जनपद, जिला या सरपंच पहले। नहीं, सीधा विधानसभा लड़ा था। उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव आया और लोकसभा चुनाव में भी मैंने 2 प्रदेशाध्यक्ष को हरवाया और एक प्रकार से लोकसभा सारंगढ़ लोकसभा में रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत हासिल किया था। और उसी का परिणाम है कि लोकसभा में मेरे जो कार्यकाल रहा है
वो बहुत ही उल्लेखनीय रहा है। प्रश्नकाल में लोकसभा में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शुरू से आखिरी तक प्रथम स्थान रहा है और पूरे देश में 5वां स्थान प्रश्नकाल में रहा है, जो कि लोकसभा में एक रिकॉर्ड है। अभी आप वर्तमान समय में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो पूरे प्रदेश में क्या-क्या अभी विधानसभा जो चुनाव जो बीता उसमें क्या चुनौती मिली आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के चुनाव में मैंने जो महसूस किया है, हमारा जो मुख्य विरोधी दल भाजपा, न तो उनके पास मुद्दा है और ना ही नेतृत्व है, जिसके कारण एक तरफा परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में आने वाला है। इसलिए आने वाला है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले 5 साल में भूपेश बघेल जी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जिस ढंग से काम हुआ और जिस प्रकार से उन्होंने जन भावना को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के इस 2023 के विधानसभा में जो घोषणा पत्र जो तैयार करवाया, जिसमें किसानों का कर्ज माफी से लेकर किसानों का प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदना और प्रति क्विंटल 3200 रुपए में खरीदने का जो निर्णय घोषणा पत्र में जो लिया गया, घोषित किया गया, उसके अलावा गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश के माता बहनों के लिए प्रति वर्ष 15,000 रुपये सालाना उनके खाता में देने की जो घोषणा हुआ, इससे जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो माता बहनें हैं, किसान हैं, यहाँ तक कि मजदूर भी, जिनको 7,000 जो खेतिहर मजदूर को मिलता था सालाना, उसको बढ़ा करके 10,000 किया गया। उससे भी खेतिहर मजदूर प्रभावित हुए हैं और कुल मिलाकर के जो है हमारे किसान है, मजदूर है, एक प्रकार से माता बहनें हैं, शिक्षित बेरोजगार, उनके लिए भी बेरोजगारी भत्ता प्रति महीना 2,500 देने का जो निर्णय हुआ, जो देना शुरू हुआ, इससे शिक्षित बेरोजगारों का भी असर जो है, प्रभाव जो है कांग्रेस के पक्ष में पड़ा है। और इसीलिए जो है शुरू से मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2023 का जो चुनाव परिणाम जो है एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में आने वाला है। जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आती है, तो क्या कांग्रेस सरकार पूरे जो घोषणा पत्र जारी किया, सभी वादों को पूरा कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस ने इसके पहले भी जो घोषणा पत्र 2018 में जारी किया था, उसको पूरा करते हुए जनता में विश्वास उन्होंने अर्जित किया, भरोसा कायम किया और उसी भरोसा पर भरोसा करते हुए छत्तीसगढ़ की जनता ने इस समय भी कांग्रेस की जो घोषणा पत्र रहा है, उसी घोषणा पत्र पर भरोसा करके कांग्रेस को वोट दिया है। और कांग्रेस सरकार आने पर निश्चित रूप से जितना भी घोषणा हुआ है और घोषणा पत्र में जो भी बात कही गई है, उन सारी घोषणाओं का अक्षरशः आने वाले 2000 माने 5 वर्ष में उसको जनहित में लागू किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। कोई भी घोषणा जो है अधूरा रखा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, उसको पूरा करने के लिए दिशा में काम किया जाएगा। या अभी आप कांग्रेस में आने से पहले बीजेपी में थे, तो ऐसा क्या करा रहा जो आप बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आ गए? देखिए, ये बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे। पहली बात तो ये है कि बीजेपी में एक समय था जो राष्ट्रीय हित में, देश हित में एक प्रकार से सैद्धांतिक रूप में जो काम हुआ करता था, वो वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है। आज तो यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, अटल सरकार जाने के बाद एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से दिशाहीन हो गया है, उद्देश्यहीन हो गया है। एक प्रकार से हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है भाजपा का जो है केंद्रित हो गया है, धर्मांतरण पर केंद्रित हो गया है, लव जिहाद के नाम पर राजनीति केंद्रित हो गया है। एक प्रकार से कुल मिलाकर कहना चाहिए कि पूरे देश में अशांति का वातावरण निर्मित कर ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते जो है ना, मैं बहुत प्रभावित हुआ और उसके चलते भाजपा छोड़ने के लिए मजबूर हुआ। और जो तो छोटे जी ये बताओ कि अभी जो अनुसूचित जाति के आरक्षण के काटे के आरोप भाजपा हमेशा कांग्रेस पे लगाते, तो मैं आप पे क्या कहना? देखिए, आरक्षण कटौती काम
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए 16% आरक्षण लागू था। 2011 के जनगणना को आधार मान के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया डॉक्टर रमन सिंह ने 16% आरक्षण को घटाकर 12 कर दिया गया। लोकसभा जो कि 2 आरक्षित सीट था, सारंगढ़ बिलासपुर, उसे घटाकर 1 कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार विधानसभा जो कि 12 था, उसे घटाकर 10 कर दिया गया। इस तरह से अनुसूचित जातियों का आरक्षण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कटौती किया है और नुकसान पहुंचाया है। इसके विरोध में हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ कांग्रेस की तरफ से भारी विरोध किया गया। आरक्षण वापस करने की मांग किया गया। यहां तक कि प्रदेश स्तरीय आंदोलन भी खड़ा किया गया और उस आंदोलन के चलते बूढ़ा तालाब रायपुर में लगभग 35,000 की संख्या में हम लोगों ने गिरफ्तारी भी दिया। उत्थान यात्रा भी चौवन विधानसभा क्षेत्र में निकाला गया और विरोध प्रकट किया गया। उसके बाद भी भाजपा सरकार के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों का 16% आरक्षण वापस किया और न ही लोकसभा विधानसभा में जो कटौती किया गया उसको भी वापस नहीं किया गया, न जोड़ने की दिशा में काम नहीं किया गया। और आज भी हम उस मांग पर कायम हैं और हम कांग्रेस पार्टी से मांग भी करते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारा 16% आरक्षण वापस किया जाए और लोकसभा में जो कटौती किया गया है उसको 2 लोकसभा वापस किया जाए। साथ साथ राज्यसभा में, जो कि इसके पहले कोई न कोई राज्यसभा से छत्तीसगढ़ प्रदेश से लोग चुनकर जाते रहे हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस से, उस परंपरा को कायम रखते हुए आने वाला समय में छत्तीसगढ़ प्रदेश से राज्यसभा में भी अनुसूचित जाति में से किसी न किसी व्यक्ति को चुनकर भेजा जाए। ये हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस सरकार से मांग भी है और ये मांग जब तक पूरा नहीं होगा, मांग जारी रहेगा। महिला जो अभी लोकसभा में जो पास हुआ है महिला आरक्षण, उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 33% महिला आरक्षण बिल पास किया है, ये बिल न ओढ़ने का काम आ रहा है, न बिछाने का काम आ रहा है, क्योंकि ये जो बिल 10 साल बाद लागू होने वाला है। क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होगा, परिसीमन नहीं होगा, तब तक ये बिल लागू नहीं हो सकता। ये तत्कालिक विधानसभा 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से केंद्र की मोदी सरकार ने आनन फानन में लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करवाया, यहाँ तक कि राष्ट्रपति से भी अनुमोदन कर पास करवाया गया। लेकिन उसका तत्कालिक लाभ हिंदुस्तान की जनता को महिला आरक्षण बिल का लाभ नहीं मिलने वाला है और उन्होंने सोचा था कि इस विधानसभा में इसका लाभ मिलेगा, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में भी उसको इस आरक्षण बिल पास करने का लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि देश की जनता को और खासकर महिलाओं को ये समझ में आ गया कि जब बिल पास कराना था तो पिछले 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, ये बिल पहले ही पास करा लेना था। इन मौके अभी 5 राज्य में चुनाव हो रहा है और आने वाला 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में पास कराने का क्या मतलब है? और फिर पास किया भी तो तुरंत लागू करना था। जिस दिन पास हुआ उसी दिन से लागू कर दिया जाना चाहिए था महिला आरक्षण भी, लेकिन नहीं किया। केवल ये छलावा है, दिखावा है और केवल वोट के राजनीतिक लाभ लेने का एक फार्मूला था, जो कि वो फार्मूला फेल हो गया है। अभी जो छत्तीसगढ़ में या पूरे प्रदेश में, जो पूरे देश में जो वर्तमान राजनीति है, उसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। 3 तारीख को परिणाम आने वाला है और निश्चित रूप से 3 तारीख का जो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने वाला है और जैसे परिणाम आएगा, पुनः भूपेश बघेल जी की अगुवाई में छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार बनने जा रहा है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और रहा केंद्र की बात, तो 2024 में जो चुनाव होगा, उसमें जो है मोदी का हार सुनिश्चित दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोदी कार्यकाल में इन्होंने जो भी घोषणा किया था, वो सारा घोषणा जो है आधा अधूरा साबित हुआ है। एक भी वादा पूरा होते हुए दिखाई नहीं दिया है। मोदी सरकार आने के पहले उन्होंने कहा था कि मुझे एक बार तो प्रधानमंत्री बना के देखो, एक चुटकी में महंगाई दूर कर दूंगा। लेकिन मोदी यानी भाजपा सरकार आने के बाद महंगाई जमीन आसमान हो गया। आज महंगाई के आग में देश की जनता की गाढ़ा कमाई के पैसा राख हो रहा है। एक प्रकार से महंगाई से लोग परेशान हैं। इन्होंने कहा था कि मैं बहुत अच्छे दिन लाऊंगा, लेकिन अच्छे दिन तो दूर, आज पूरे देश में दुर्दिन दिखाई दे रहा है। हर वर्ग, हर तबका परेशान होते हुए दिखाई दे रहा है। इन्होंने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी या रोजगार दूंगा, लेकिन ये भी जुमला साबित हुआ। नौकरी रोजगार देना तो दूर, बल्कि 16 करोड़ लोग जो नौकरी या रोजगार में थे, उनको भी बेरोजगार घोषित कर दिया। इनके निजीकरण के चलते आज वो 16 करोड़ लोग जो नौकरी रोजगार में थे, वो बेकार हो गए। इन्होंने किसानों की आमदनी को दुगुनी करने की घोषणा किया था। दुगुनी तो नहीं किया, बल्कि अदानी को माला माल बनाने के लिए ऐसा बिल पास किया लोकसभा में, जो कि किसान विरोधी साबित हुआ। किसानों को जिससे पता चला, किसानों ने आंदोलन खड़ा किया। अंततः बाध्य होकर के, मजबूर होकर के उन तीनों बिल को जो है मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। यह नहीं कहना चाहिए कि आज उनका जितना भी वादा था वो पूरा जुमला साबित हुआ है। और इसीलिए जो है आज मोदी के गारंटी पर न देश की जनता को भरोसा हो रहा है और न ही प्रदेश की जनता को भरोसा हो रहा है। बल्कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो भी उन्होंने अपने घोषणा में शामिल किया था, वो अक्षरशः पालन हुआ है। और उसी आधार पर आज 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल की सरकार पर भरोसा करते हुए फिर से दोबारा जो है एक तरफा मतदान किया है। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि अभी 3 दिसंबर के जो परिणाम आने वाला है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में आने वाला है और स्पष्ट बहुमत से फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार बनने जा रहा है। इसमें कहीं से संदेह दिखाई नहीं दे रहा है। अभी वर्तमान समय में मोदी जी छत्तीसगढ़ आए थे, तो उनका ये कहना है कि धान का जो समर्थन मूल्य है केंद्र सरकार देती है, और ये जो कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार है वो झूठ बोल रही है। उनका बोलना है। देखिए, मोदी जी के हर बात जुमला साबित हुआ है। जब छत्तीसगढ़ में 2640 रुपए में छत्तीसगढ़ सरकार ने जब धान खरीदी किया, तो उसी रेट में अगर केंद्र सरकार पैसा दे रहा है या सहयोग कर रहा है, तो केंद्र में तो आज भाजपा की सरकार है। कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। वहां 2640 रुपये में क्यों धान नहीं खरीदा गया?